अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है और हफ्ते का पहला दिन है, यानी वर्किंग वीक का ये पहला दिन है मंडे। और मंडे को होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि हमारा वीकेंड माशाल्लाह से इतना बिजी, इतना अच्छा गुजरा होता है। तो वीकेंड पे कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी आती हैं, कुछ झटके भी लगते हैं और फिर आवाम को पता चलता है कि महंगाई में मज़ीद तेज़ी आ गई है। अगर मैं ये कहूँ ना कि तेज़ी आ गई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फैसल अब ये वो तेज़ी है जिसको ब्रेक नहीं लग रही। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी बातें शामिल करने वाले हैं। सबसे पहली जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है कि महंगाई उरूज पे है और आवाम हमेशा की तरह बेचारी पिस रही है। और गरीब ने दिन भर काम किया, दिहाड़ी मिली 500 से 600 रुपये, 80 में दूध लेना है, सब्ज़ी लेनी है, खाना बनाने के लिए तेल तो चाहिए होगा क्योंकि ज़ाहिर है कि तेल के बगैर या ऑयल के बगैर आप खाना कैसे बना सकते हैं। लेकिन ऑयल ख़रीदे कैसे, क्योंकि खुले तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जुल्म ये है कि 3.5 साल में घी और तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है, आवाम को कितनी मुश्किलात है, आज हम प्रोग्राम में आगे चल के इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आवाम 2 वक्त की रोटी से भी कहीं महरूम ना हो जाए। रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। एक तो महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार किया हुआ ही है, दूसरी जानिब कराची के शहरी गैर महफूज भी हैं, ना खा सकते हैं और ना अपनी जान बचा सकते हैं। शहर कायद में ना माल की हिफाजत है ना ही जान की हिफाजत है। डाकू आते हैं, लूटते हैं, मार कर चले जाते हैं। और एक और ख़बर आपको देंगे कि सूरज ऊपर से आग बरसा रहा है, ना पानी है और ना साया। ऐसे में सड़क पे वो लोग जो कि अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, लाइक हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, उनकी हिम्मत है। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई है। वो बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए क्यों कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। जबकि अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें ना बैरूनी ममालिक से, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है उनके ट्रैफिक वार्डन्स के लिए। थोड़ा सा ही कर लेते हैं, थोड़े से भी इत्तेफाक करने, वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा कंपेयर, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हंसी, तो थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं। उनके लिए बड़े अच्छे इंतज़ाम होते हैं भाई, थोड़े से यहाँ पे इंतज़ाम हो जाए तो इनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएंगी। अच्छा, जब गर्म मौसम की हम बात कर रहे हैं तो मुल्तान का है मौसम गर्म और खेल का मैदान भी होगा गर्म, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स आमने सामने होंगी 8 तारीख को। पाकिस्तान की टीम में कौन कौन शामिल है और क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इस पर भी आज बात करेंगे। और जनाब, दरख्त लगाओ, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाओ। कल दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया और वैसे ये वाकई बड़ा अच्छा है कि अगर आप अपने अपने नाम का एक पौधा लगा दें और यही तरगीब अपने बच्चों को दें, तो आप यकीन करें कि हम अपनी जगह को, जिस जगह पे हम रहते हैं, नॉट मैं ये कह रही हूँ कि पूरे शहर की आप बात करें, पूरे एरिया की बात करें, बट जिस जगह आप रहते हैं, आपका घर है, उसको बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि गार्डनिंग करनी है, अपने नाम का एक पौधा लगाना है, और फिर जब पता होगा ना कि आपके नाम का पौधा लगा है तो फिर आप उसका ख्याल भी बहुत रखेंगे। इल्म हासिल करने की लगन हो तो कोई भी चीज़ राह में रुकावट नहीं बनती। हमारा अगला मौजू है एक ऐसी खातून जिनसे हम आपको शो में मिलवाएंगे। वो देख तो नहीं सकती हैं, मगर तालीम के मैदान में उन्होंने ऐसी रोशनी बिखेरी है कि कमाल ही हो गया है। और अब उस जगह की बात करेंगे जिसके बारे में ख्वाहिश रखता है हर मुसलमान और दुआ करता है कि मौला दिखा दे वो बस्ती जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। एक काश मैं बन जाऊँ मदीने का मुसाफिर, आमीन। हज ऑपरेशन 2022 का आगाज़, पहली परवाज़ रात गए लाहौर से 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। अल्लाह ताला हमें भी अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए और आने वाले साल आज़मीन हज में हमारा और हमारे माँ बाप का नाम शामिल हो। हमारा सब कुछ कुर्बान या रसूल अल्लाह। गुजरात के कसाई मोदी के देश में मुसलमानों के जज्बात से फिर खेला गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। ऐसे में भारतीय मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और न सिर्फ ये बल्कि इस्लामी ममालिक ने भारतीय मस्तूमात के बाइकआउट की मुहिम भी शुरू कर दी है। भारत की इस घटिया हरकत पर हम आज शो में आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे पल पल बदलती सियासी सूरत हाल से। जी, पहली सियासत के मैदान से खबर यह है कि खान साहब पेशावर से जमानत बाद वापस आ गए। अवामी सैलाब लाने की धमकी देने वाले खान
अकेले ही सरकारी उड़ान खटोले पर बनी गाला उतरे और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने उन्हें खुशामदीद कहा और पैगाम दिया कि जमानत की मुद्दत ख़त्म होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीटीआई ने राना सनाउल्लाह की तनबीह के बाद कारकुनान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं 6 दिन दे रहा हूँ, आप इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। बिलाखिर 11 दिन के बाद इमरान खान के 6 दिन मुकम्मल हो ही गए। वो पेशावर से इस्लामाबाद लौट आए हैं। इमरान खान के साथ न लश्कर था और न उनकी सिपाह। खान साहेब फदाई घोड़े पर सवार होकर आए और बनी गाला के महफूज अहाते में उतर गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खान साहेब को खुशामदीद भी कहा और खबरदार भी किया। बोले जमानत खत्म होते ही सिक्योरिटी देने वाले मुहाफिज ही इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इस्लामाबाद हम इनको नहीं निकालने देंगे, वो हम इनको रोकेंगे। वो अपने घर आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट से उसी वीक्स के लिए उन्होंने बेल ली है। अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। राना सनाउल्लाह का वेलकम पीटीआई के नायब कप्तान को अच्छा नहीं लगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को अपने कारकुनान की धमकियां भी लगाईं। हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज सुन रहे हैं, उन्हें इतला दी जा रही है आपने अपना रद्द अमल फिल फौर देना है। आपको कोई मैसेज की जरूरत नहीं है, आपको कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा और आपको कोई टेलीफोन नहीं आएगा। इमरान खान की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर करने वाली पेशावर हाई कोर्ट ने 25 जून से पहले खान साहिब को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे रखा है। और हमेशा की तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लिया एक और यू टर्न। लॉन्ग मार्च की तारीख पर हतमी फैसला ना किया जा सका। कोर कमेटी ने फैसला किया है कि अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। जहीर अली खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी की अहम बैठक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। 26 मई को 6 रोज बाद इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान किया, लेकिन अब मार्च का फैसला मुअख्खर कर दिया। कोर कमेटी ने फैसला किया कि अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। हुकूमत से इंतखाबात के सिवा किसी और ऑप्शन पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। टिकटों के इजरा का फैसला पीर को पार्लिमानी बोर्ड करेगा। कोर कमेटी ने फैसला किया कि 25 मई को इस्लामाबाद में पीटीआई अरकान पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कोर कमेटी ने नैब तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। अब जरा हम मसले की बात करेंगे जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से खुले तेल और घी की बंदिश जो है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी से कम आमदनी वाले खरीदार कितना मुतासिर हो रहे हैं और ताजिर क्या कहते हैं, ये खुर्शीद आलम से जानते हैं। हुकूमत की जानिब से खुले तेल और घी की फरोख्त पर लगा दी गई है पाबंदी, और अब इस पाबंदी के बाद बाज़ारों में सिर्फ ब्रांडेड आइटम ही बिका करेगा। इस पाबंदी की वजह से वो ख़रीदार जो पाव 1.5 पाव तेल या घी ले जाया करते थे, वो कितना मुतासिर हुए हैं और ख़ुद दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ा है, ये हम मालूम करेंगे दुकानदारों से भी और ख़रीदारों से। खुला तेल ही नहीं मिल रहा, पाबंदी लगा दी गई है, हम क्या भूखे मर जाएं? इन चोरों ने आन के बैठ के हमारा खूब खाना खराब कर दिया। कहाँ जाएं, किसको बोल रहे हैं? दुकानदार कह रहे हैं नहीं है हमारे पास। हम लोग इतने परेशान हुए, रोजाना एक पाव तेल लेने आने वाले कैसे लेके जाएंगे? 600 रुपये किलो ये लोग तेल बेच रहे हैं। अब आप देखें कि वो किलो भी नहीं है, कॉटन में और लीटर में पैसे पूरे हैं और चीज़ कम है। गुजारा क्या करेंगे? जहर खाएंगे या मट्टी का तेल खाएंगे?
या कुछ और नेमूल पता लगा। आसानियां पैदा नहीं कर रहा आवाम के लिए, महंगाई से महंगाई करे जा रहा है। क्या करें, अल्लाह खिला रहा पर हम खा रहे। हुकूमत जो भी कर ले। घर में ज़रूरत है आधा किलो, चलो 2 दिन चल जाता था, लेकिन अब दे ही नहीं रहे। आधा किलो तेल खुला मिल ही नहीं रहा है और अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मालूम करेंगे दुकानदारों से कि खुला तेल फरोख्त करने पर पाबंदी लग जाने के बाद उनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है। सर ये बताइए कि खुला तेल अब आप लोग नहीं बेच रहे, बहुत से ग्राहक आपके पास और दीगर दुकानदारों के पास आते हैं और वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर, क्या आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? सर हमारा तो कारोबारी खुले तेल से था, खुले घी से था, हमारा तो कारोबारी बैंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब कोई नया सेटअप देखेंगे, खुली हुई तेल, दालें, चावल, वैसे ये था। लेकिन हमारा जो मेन काम था, वो मेन काम था हमारा खुला हुआ ही तेल, खुला हुआ सरसों का तेल था, कनोला था, ओलियन था। और उस पर ज़ाहिर पाबंदी लग गई है तो बिल्कुल आज 6 दिन के बाद तो हमारी दुकान खुली है। पहले 200, 250, 300 रुपये तेल था, एक पाव लोग ले लेते थे। रोज़मर्रा वाले जो हैं वो मारे गए, जो रोज़मर्रा के डेली वेजेस वाले थे 100, 50 रुपये का तेल घी लेके अपना काम चलाते थे। अब वो उनकी पोजीशन बहुत वीक हो गई है। हमारे कारोबार पे तो कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, खुला नहीं बेचेंगे, पैक बेच रहे हैं, मगर गरीब आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए कि जो बेचारे पाव तेल लेने वाले हैं वो कहाँ से लेंगे? अब उनको 500 रुपये की थैली तो नहीं खरीद सकते, 600 रुपये दिहाड़ी है, वो एक थैली खरीद लेगा तो बाकी बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? ये जुल्म है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कंपनियों को ऑर्डर करें कि 100 ग्राम की थैली तेल की निकालें तो गरीबों को दे सकें। खरीदारों और दुकानदारों का कहना है कि पाबंदी को उन्होंने कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस पाबंदी को कबूल करने के बाद उनका अपना तेल निकल चुका है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सोचने की बात है, घी और तेल की कीमतों में 3.5 साल में 350% से जायद का इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे की वजह आखिर क्या है, बताएंगे हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी इस रिपोर्ट में। घी और खुर्दनी तेल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 3.5 साल के दौरान कीमत में 350% से ज्यादा इजाफा हुआ। नवंबर 2018 से मई 2022 तक फी किलो कीमत 410 रुपए बढ़ी, यानी 3.5 साल पहले जो घी 160 रुपए किलो मिलता था वो 570 का हो चुका। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कीमतों में इजाफे की वजह जानने के लिए तहकीक की तो मालूम हुआ कि घी माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। कारोबारी अफराद ने घी पर औसतन 80 रुपए से 116 रुपए फी किलो मुनाफा कमाया। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए इजाफी कमाए गए, यानी अवाम की जेब पर 200 अरब रुपए का डाका डाला गया। जनवरी 2019 में फी किलो घी की लागत 117 रुपए और फरोख्त 200 रुपए थी। जनवरी 2020 में लागत बढ़कर 145 रुपए हुई तो कीमत फरोख्त 241 रुपए पर पहुंचा दी गई। जनवरी 2021 में मुनाफाखोरों ने फी किलो घी पर 98 रुपए मुनाफा बटोरा। इसी तरह रवा साल मई में आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने से लागत 450 रुपए फी लीटर पर पहुंची तो मुनाफाखोरों ने कीमत फरोख्त 570 रुपए कर दी, यानी फी लीटर पर 120 रुपए कमाए गए। गौरतलब बात यह है कि घी तेल माफिया अवाम की जेबें काटता रहा, मगर वजारत सनत, खुराक और मुसाबिकती कमीशन कोई एक्शन लेने में नाकाम रहा। रिपोर्ट आपने देखी, अब इस पे जाहिद गशकोरी भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा आज हमने इस अहम मामले पे शो में मदऊ किया है फरहान आरिफ, जो कि जनरल सेक्रेटरी कराची एडिबल ऑयल एसोसिएशन है। फरहान साहब, आपसे आगाज़ करते गुफ्तगू का, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजह है, क्यों इसको बैन किया गया? खुले तेल को आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो 2018 मार्च तक कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको रेगुलेट करती थी, बाकायदा उसके रेट तय होते थे, लिस्ट होती थी। अप्रैल के अंदर फूड अथॉरिटी का क़याम होता है और मई में अचानक एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि खुला तेल बैन। मगर इसके बाद भी हम उनसे बातचीत में रहे थे कि लोगों को काम करने के लिए कोई सही तरीका सिखाया जाए। एक दिन आके आप 2 महीने में ऐसा क्या रेगुलेशन हुआ कि एक चीज़ जो पिछले 100 सालों से या 50 सालों से रेगुलेटेड थी वो अचानक बैन हो जाती है।
तो उन्होंने हमें कहा कि चल हम बैठ के काम करते हैं, हमें 6 महीने का एग्जिट दिया गया कि चले आप पैकिंग पे और SOPs पे आते रहे। हमने कहा चले हम काम करते हैं गरीब। हुआ ये कि 115 की जो चीज़ थी उस वक्त 2018 में, वो हर वक्त बढ़ती रही। फिर 2020 कोविड तक तो हर चीज़ आपको मालूम है स्टैंड स्टिल पे आ गई। फिर 2021 में हमें वापस फूड अथॉरिटी से हमने मामला बात की कि भाई इतना रेट बढ़ गया है, लोगों को हम पैकिंग पे ले जाएंगे तो 30% ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेटेड चीज़ को 30% और बढ़ जाएंगे। तो हमें वापस टाइम दिया गया, अक्टूबर तक तो हमें रिटर्न में टाइम था हमारे पास 2021 तक कि चलें आप सिस्टम में आते रहे। मगर इन्फ्लेशन है कि रुक ही नहीं रहा था कि हम कैसे एक चीज़ पे जो बढ़ रही है उस पर और 30% कॉस्ट ऐड ऑन कर दे। अगर पैकिंग में जाते हैं वो 30% कॉस्ट हो जाती है। फिर हुआ अचानक किसी फैब के अंदर किसी शख्स ने सुन हाई कोर्ट में अपील की कि खुला तेल बिक रहा है, जहां मेरा अंदाज़ा है उसके पीछे कोई इंडस्ट्रीज वाले होंगे कि तो अदालत में। तो ये आपको मेन वजह यही लग रही है कि बैक हैंड पे इंडस्ट्रीज यकीनन है, वो चाहते हैं कि इनका और वैल्यू एडिशन मिले, इंडस्ट्रीज और सरवाइव करे। अच्छा, लोगों की कॉस्ट जो दायर किया उसमें कोई तो वजह दी होगी ना कि हाइजीन का कोई मसला है या फिर कोई एनीथिंग लाइक आपके पास। अगर मैं वो शेयर करूंगा, वो मैं खुद प्रोसीडिंग में मौजूद था, तो उसमें ये था कि हड्डियों से चर्बियों से तेल निकल रहा है, वो कहानी है सारी। तो फिर उसका मगर कोर्ट ने इनको जो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर को ऑर्डर ये किया था कि हमें रिपोर्ट पेश करें। उस रिपोर्ट पेश करने के नाम पे जो आपने वो कैंपेन देखी होगी कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। अच्छा। हम उसमें अपील में भी जा चुके हैं, हमने सिंध हाई फूड अथॉरिटी पे केस भी कर दिया। फ्राइडे को आपने न्यूज़ देखी होगी, हम लोग खुद मौजूद थे वहाँ पर कोर्ट में। फिलहाल जो 26 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिपोर्ट पेश करें, मगर इस रिपोर्ट के नाम पे इन्होंने ब्लैंकेट एक कारोबारी तबके को उन्होंने मनशियात फरोश बना दिया। लोगों की बंद दुकानें सील की गई, लोगों को FIR काटी गई। एक कारोबार करने वाले लोग हैं, मेन मार्केट्स में बैठे हैं, उनको मालूम है कौन कहाँ है। तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर करीबन 50 के करीब FIR काटी और करीबन 150 से 200 दुकानें सील कर दी गई और हज़ारों लीटर तेल गटर में बहा दिया गया। अच्छा, सिर्फ अपना एक्शन दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया। ठीक, जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है। ये जो घी माफिया का जिक्र हुआ है आपकी इस रिपोर्ट में, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेशन कुछ किया जा सका? ये घी माफिया, इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कौन है इनके पीछे? देखिए, ये तो चीनी से भी एक बड़ा काम हुआ है जो हमने तहकीक की है गुज़श्ता 3.5 साल की। उसमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कुल मिला के 172 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में खुदनी ऑयल पैदा करती हैं और मार्केट में फरोख्त करती हैं। उन्होंने जो औसतन मार्जिन प्रॉफिट का कमाया है वो 80 रुपए से 116 रुपए है, जो कि अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जितने रेगुलेटर हैं उनके कानून पढ़े, पाकिस्तान का जो एक्ट है 1977 का जो प्राइस कंट्रोल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको रेगुलेट किया जाता है, तो उन्होंने अवाम की जेबों से एक्स्ट्रा 200 अरब रुपए कमाए हैं इजाफी। ये बात काबिल गौर है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। 2018 नवंबर में 695 रुपए पाम ऑयल पर टन उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी। पाकिस्तान में जब घी का 1 किलो तैयार होता था और मार्केट में पहुंचता था कंज्यूमर के पास, वो 117 रुपए खर्च होता था पर केजी पे। मार्केट में 160 रुपए बिक रहा था। इस तरह 24 रुपए टैक्स भी मिला के 117 रुपए टोटल कास्ट थी, तो 40 रुपए वो पर केजी प्रॉफिट कमा रहे थे। फिर जुल्म वहाँ से स्टार्ट होता है। अब 2019 से पूरा गुजरता है, फिर मार्च 2020 तक का। उस वक्त पाम ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $518 हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है, और घी की कीमत 261 रुपए जा चुकी होती है और प्रॉफिट मार्जिन 104 रुपए पर केजी कमाया जा रहा होता है। कानून ये कहता है कि आप 25 रुपए से ज्यादा पर केजी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फिर सारा जितना डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये FPR का प्रॉल है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंडस्ट्रीज की वजारत है, जितने रेगुलेटर हैं, ये उनसे ऑफिशियल डेटा लिया गया है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। और बिजली की बुनियाद पर 70 करोड़ रुपए
आवाम की जेबों से इजाफी मुनाफा कमाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। और फिर मैं आपको और बताता जाऊं कि पाकिस्तान में डेली की बुनियाद पर 13,334 टन खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। अगर आप 1 रुपया भी बढ़ाते हैं इसकी कीमत, तो करोड़ों रुपए डेली का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन सकता है इनकी तरफ से। और फिर आगे अगर आप देखें 4 सालों में ये जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में खुर्दनी ऑयल बनाने वाली, घी और कुकिंग ऑयल वगैरह, उन्होंने सिर्फ 30 अरब रुपए टैक्स दिया है, जबकि जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो साइज है घी का पाकिस्तान में, वो 2000 अरब रुपए का इन्होंने कारोबार किया है। ये बात वाज़े नजर आती है कि ये जो टैक्स दिया गया है उनकी आमदनी से बिल्कुल मुताबिक नहीं रखता है, ये कम है। इसलिए कई इंडस्ट्रीज को नोटिस पे रखा गया है लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जाहिद मैं चाहूंगा कि इस आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम फैक्ट्स और फिगर्स अपने लोगों को भी दिखा रहे हैं कि उनकी जेब पे टाका कितना डाला गया है, और हम ये भी दिखा रहे हैं कि जितनी आमदनी टैक्स तो उतना दिया ही नहीं है। अब फरहान साहब, यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि ये आदाद शुमार हम लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग तो इस वक्त ये बैठे, हम खुला तेल सस्ते में ले लेते थे, बिल्कुल वो भी बंद हो गया। दरअसल ये जो आदाद शुमार है वो इस वजह से है कि पिछले 4 सालों में जितना इन्फ्लेशन और जितना रेट बढ़ा है उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये जो कमोडिटीज़ थी 2019 से बिफोर कोविड, वो बड़ी स्टेबल कमोडिटी थी, वो ज़्यादा अप डाउन नहीं करती थी, तो वो रेगुलेटेड भी थी, हुकूमत को मालूम था क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मगर 2019 से लेकर जो 450% का जो इजाफा इन्होंने बताया, 350% का, उसके हिसाब से जो इनकी इनकम है वो यकीनन इसी हिसाब से होगी जो जाहिद साहब बता रहे हैं। तो अभी रेगुलेटरी का इशू नहीं है। अब इंडस्ट्रीज़ का तो पहले से हमेशा टारगेट था कि वो 30% जो वैल्यू एडिशन इनको चाहिए थी, वो कराची और ख़ास तौर पे सिंध में, ख़ास तौर पे कराची के अंदर 70% तेल खुला बिकता है। अब इनको वो मार्केट भी कैप्चर करनी थी। अब वो गरीब बेसिकली हमारा जो कंज्यूमर है खुले तेल का, वो बेसिकली इन द एंड गरीब तबका है। और वो आप यकीन करेंगे कि जो खुला तेल लेने वाले लोग हैं, वो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना आजकल, मेरा ऑफिस है वहाँ पर काम करने वाले हैं, वो बोलते फरहान भाई कब मिलेगा? मैंने कहा अब कुछ भी नहीं कर सकते हम तो केस कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकते हैं। ये जो केस हुआ था जिसपे ये उज़्र बनाया गया था कि जी जानवरों की हड्डियों से, चर्बियों से बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है उन्होंने एक चीज़ की, उसकी कहा होगा अदालत ने कि इसकी टेस्टिंग कर ले। टेस्ट कुछ तो हुआ यही तो हमने कहा था। मैंने डीजी साहब से बात हुई थी, मैंने कहा आप टेस्ट कर लें, पूरे कराची से आप सैकड़ों का तादाद में सैंपल उठाइए, अगर फेल हो तो आप उनको बंद कर दीजिए। ना सैंपल टेस्ट किया गया, ना लोगों को वार्निंग दी गई, बस अगले दिन सुबह जाके एक शख्स जो पिछले 50 साल से कारोबार कर रहा है वो मुजरिम बन गया, वो जेल में चला गया, उनकी FIR काटी गई। असल सबसे बड़ा जुल्म में कारोबार बंद कर दें, ठीक है, एक शरीफ आदमी को कोर्ट और कचहरी के चक्कर में डाल दिया गया, लगवाना, बिल्कुल सही बात वो है। असल जुल्म है। आप हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक भी जरूरी है। वापस आएंगे, इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हम एक ऐसे अवामी मसले के हवाले से बात कर रहे हैं कि जहां पर रोज़ाना महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब और लोअर मिडिल क्लास कोशिश करता है कि वो अगर एक प्लेट खाता था तो वो आधी खा ले, वो बच्चों को आधी खिला दे, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं हो रही है, और उसकी वजह जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। फरहान आरिफ मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ जाहिद गशगोरी भी मौजूद हैं। जाहिद, मैं पहले आपसे ये बात करूँ कि इतनी सारी आपने हमें आदाद शुमार बताए हैं, कितने करोड़ों का आवाम के जेबों पे डाका डाला गया, महाजरत के साथ टैक्स नहीं दे रहे, तो कोई रेगुलेटर नहीं है देखने वाला इनको? देखिए, कंपटीशन कमीशन ने पाकिस्तान में 11 मिलों को नोटिस किए थे और वो फिर अदालतों में चले गए, तहकीकात आगे बढ़ी, उससे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि ओवरऑल रेगुलेट करती है, जो सनत की वजारत है, उसने 2020 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताया था कि जो घी मिलों के मालिकान हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं और 35 अरब रुपया उस वक्त ये कमा चुके थे।
उन्होंने एक एनालिसिस बना के दिया वज़ीर आज़म को 2019 नवंबर में कि $518 का पाम ऑयल का एक टन आ रहा है और उसकी ओवरऑल जो घी में मार्केट है वो 261 रुपए का घी बेचा जा रहा है, जबकि उस पर प्रोडक्शन कास्ट और वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए 123 रुपए टोटल उस पर खर्च होते हैं। इस तरह से 104 रुपए के करीब वो प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म ने ऑर्डर किया कि एक्शन होना चाहिए, आप इसकी तहकीकात करें, क्योंकि पाकिस्तान में 272 के करीब जो बड़े यूनिट हैं घी के, 230 या 272 के करीब, उन सबको नोटिस किए गए लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और फिर जुल्म ये है कि पाम ऑयल, आपको पता है कि पाकिस्तान 98% पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के घी बनाता है और फिर पूरे आवाम तक पहुंचता है। सही। घी, पाम ऑयल की कीमतें बढ़ती गई, घी की कीमत बढ़ती गई, लेकिन पाम ऑयल की कीमतें नीचे चली गई 2 साल तक, वो बहुत नीचे चली गई, $800 से लेकर $524 तक आ गई। घी का प्रॉफिट बढ़ता गया, घी नीचे नहीं आया और ना आ सका। जिस तरह मैं आपको मई 2020 का बता देता हूँ, ये जो हम बैठे हैं जब बात कर रहे हैं, तो इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन 140 रुपया है पर केजी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफी मार्जिन है। अब प्रोडक्शन, स्टेट टैक्स, कंज्यूमर टैक्स, सेल टैक्स, सब चीज मिला के इसका सब एनालिसिस हमने किया। आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखें इस डेटा को। ये जो आप बता रहे हैं ना 140 प्लस, इट्स वेरी अलार्मिंग। लाइक ये तो ऐसे है कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आपके हाथ खाली है। जाहिद साहब, आप जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आपने की, रिपोर्ट बनाई और आवाम को आप बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपने अब इतना डीपली जाके काम किया। फरहान साहब, अभी हम बल्कि बात भी कर रहे थे कि ज़्यादा जुल्म तो शायद उन लोगों के साथ है जो कि छोटी दुकान वाले हैं, उनके खिलाफ FIR का कटना, फिर जाहिर है उनके पास तो वसाइल नहीं होते कि वो आगे तक इस केस को लेके जाएं। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि जो इनका मकसद है, अगर हाइजीन पे प्रोवाइड करना, वो हम सब चाहते हैं कि लोगों को अच्छी चीज़ पहुँचे। वो बैठकर इनके वसाइल के हिसाब से हम तय करना चाहते थे। इनको कहा था हाइजीन के हिसाब से हम सेट करेंगे कि लोगों को सिखाएंगे। हमें कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ना, आता तो है नहीं, तो हमने कल्चर डेवलप करने की, हमारी पिछली इंतज़ामिया थी, फूड अथॉरिटी, उनसे बातचीत भी होती रही थी। फिर हमें SOPs का ऐसा पर्चा दिया गया कि दुकान में मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ रोड तो टूटे पड़े हैं, एक दुकानदार आता है, कोई भी दुकान में साफ़ सुथरी करके बैठता है, और मगर दिन भर जो धूल मिट्टी है वो तो बाहर से आती है। मगर फूड अथॉरिटी आके बोलेगी जब SOPs पे अमल दरामद की बात आएगी तो ऐसा करो। तो हम चाहते थे कि एक रियलिस्टिकली किस्म के SOPs बनाए जाए, लोगों को हाइजीन वाला तेल मिले। फरहान साहब, आखिरी मेरा सवाल है, अब क्या होगा, गरीब कैसे खाएगा? ये तो अब कोर्ट पे मुनहसर, हम जाके अपनी प्लाइट कोर्ट में ही रख सकते हैं। बाकी हम DG साहब से हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, अब इन द एंड हाई कोर्ट ने फैसला करना है। हाई कोर्ट में हम अपना केस पूरी तरह पेश करेंगे और लड़ेंगे कि लोगों के लिए है ना, बेसिकली ये दुकानदार भी छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार, छोटे दुकानदार से लेके जो लेसर जो कम्युनिटी है हमारी इनकम वाली, लेसर कंज्यूमर, उन तक इस वक्त सवाल जो है यही है कि वो खाएंगे कैसे और वो बेचेंगे कैसे। आपका बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आप तशरीफ़ लाए। हम आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अहम मामला है, और ये मामला हमारे दिलों के करीब है। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद रुकन है नूपुर शर्मा और उनके साथ हैं नवीन कुमार जिंदल। गुस्ताखाना बयान दिया है उन्होंने और मुस्लिम दुनिया इस पर शदीद एहतजाज कर रही है। भारत के बाइकआउट की मुहिम जो है वो जोर पकड़ने लगी है। मुख्तलिफ भारतीय शहरों में मुजाहरे हुए हैं। अरब ममालिक में भी गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। OIC ने गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत की है। भारतीय हुक्मरान जमात को इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कतर ने भारत से एलानिया मुआफ़ी का मुतालबा किया है। गुजरात के कसाई मोदी के देश में मुसलमानों के जज्बात से फिर खिलवाड़। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर भारतीय मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। गुस्ताखाना बयानात पर मुंबई समेत भारत के मुतअद्दिद शहरों में BJP के मुतासिब और इंतहा पसंद अरकान के खिलाफ पर्चे कटवा दिए गए। जुनूनी हिंदुओं की जानिब से
गुस्ताखी पर अरब दुनिया में भी शदीद गम और गुस्से की लहर है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने मजम्मत करते हुए कहा कि भारत सरकार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात रोके। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाए। कतर में भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया गया। कुवैत और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। ओमान के मुफ्ती आज़म ने मुस्लिम दुनिया को एक होकर गुस्ताख भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज करने का मुतालबा कर दिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत। कहा फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादी पामाल कर रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं आलमी बरादरी भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तौहीन आमेज बयान से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस मामले पे हम गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपसे सवाल मेरा ये है कि इतनी घिनौनी बात हुई है, ना सिर्फ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ यह हरदसराई की है उस मलऊना ने, बल्कि अम्मा आयशा के ख़िलाफ़ भी कीचड़ उछाला है और हमारा जो यकीन है वाक़या मेराज उस पर भी कीचड़ उछाला है। इस सब के बावजूद उनका जो वज़ीर आज़म है वो उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा कंडेम करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो कुछ गुज़श्ता चंद सालों के दौरान कर रही है ये वाज़े कर रहा है कि हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दिगर अक़लियतें जो है उनके हवाले से अज़ाइम क्या हैं। और अब उनकी दीदा दलेरी इस कदर बढ़ गई है कि जिस अंदाज से उन्होंने खातिमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहहरात हमारी माओं और सहाबा इकराम के बारे में हुकूमती पार्टी के तर्जुमानों ने बकवास की है। मैं समझता हूँ कि इस पर इस वक्त जो रद्द-ए-अमल है पूरे आलम इस्लाम में वो काबिल तहसीन है। आप देखें, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, उर्दन है, पूरा आलम इस्लाम जो है इस वक्त इसके ऊपर जो है सरापा एहतजाज है। और फिर गुज़श्ता रात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस पर अपना बयान जारी किया और वज़ारत खारजा ने वो आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी है। सही। हम पहले भी इस पर जो है पाकिस्तान काम कर रहा है और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो करारदाद आई वो पाकिस्तानी की मेहनत और कोशिशों का नतीजा भी, जिसमें हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक बिलखसूस मुमलिकत सऊदी अरब ने, क्योंकि वो इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इस वक्त सऊदी अरब के पास है, उन्होंने भरपूर ताउन किया है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस वक्त जो इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा की कौंसिल है उसकी सरबराही हमारे पास है, तो मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक तो फौरी तौर पर आज तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा से बात करनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम की सतह पर वज़राए खारजा का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए। और ये जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मसनूआत के बाइकाट का इस वक्त अमल जारी है, इसको मजीद मजबूत करना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की गुस्ताखी न करे। और हिंदुस्तान से दो मुतालबात हैं, एक इन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, इनको सजाएं दी जाए, और दूसरा सरकारी सतह पर हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो इस पर माफी मांगे आलम इस्लाम से और दुनिया के हर अमन पसंद से जो इसके ऊपर एहतजाज कर रहा है। सही। मौलाना साहब, जैसे आपने कहा ना कि इस तरह से पाबंदियां लग जानी चाहिए, हमने देखा है कि अरब ममालिक में बॉयकॉट किया गया भारत का, लेकिन भारत कश्मीर में जुल्म करता है। इससे पहले भी भारत की कई रियासतों में इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाई गई, मुसलमानों को बेगुनाह कत्ल किया गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसकी वजह शायद ये कि भारत ने बहुत सारे ममालिक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई है, लेकिन अब वक्त है कि कुछ अमली तौर पर होना चाहिए कि ताकि भारत को, मोदी सरकार को और इस तरह के लोगों को सबक सिखाया जा सके कि आइंदा अपनी जुबान रखे। देखिए, मैं समझता हूँ जो रद्द-ए-अमल आ रहा है और जिस अंदाज से अरब इस्लामी दुनिया में रद्द-ए-अमल आया है
ये इसकी तवक्को मुमकिन है महारत को भी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की अपने आका व मौला सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है कि कमजोर से कमजोर मुसलमान भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इहानत करता है, तौहीन करता है उनके नामूस की, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो मैदान में निकल आता है। हमारे लिए हमारी औलादों, हमारे माल, हमारी जान, हर चीज से ज्यादा अजीज आका अलैहिस्सलाम की नामूस है। और इसका इजहार आपने देखा है कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है। और इंशाअल्लाह इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के उलमा मशाइख भी अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं। हम तमाम आलम इस्लाम के कायदीन से पाकिस्तान उलमा कौंसिल हैं और आज इंशाअल्लाह दोपहर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसके ऊपर एक मजबूत राय अमल भी देंगे। हमें मुअस्सर, मुनज़्ज़म और पुरअमन वो जब तक आलमी सतह पर कानून साजी नहीं हो जाती और तौहीन नामूस रिसालत, आसमानी तमाम आसमानी जो कुतुब है, अंबिया है, उनके नामूस का कानून अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बन जाता, हमें उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम बहारें आका के नाम से। ये बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब। इस वक्त जो भारत में मामलात चल रहे हैं, बाबरी के अभी जो ज़ख्म ताज़ा थे कि अब वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं। मुसलमानों का खून बहाने से लेकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने तक फ़खरिया वो ये काम कर रहे हैं। वो वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम अब इकट्ठी हो जाए, क्योंकि रसूल के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और जब हाजिर होंगे तो दो बाहिम्मत बहन भाइयों की कहानी और उन बाहिम्मत बहन भाइयों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची की बाहिम्मत खातून, बल्कि मैं कहूँ कराची की बाहिम्मत खातून और उनके बाहिम्मत भाई ने अपनी किसी भी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दी, किसी भी तौर पर। आंखों के नूर से महरूम अनीता विल्सन और उनके भाई आशिर विल्सन, जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी मुकम्मल कर ली और भाई ने मास्टर्स किया है, अनीता ने पीएचडी की है। अब दोनों बहन भाइयों ने ये कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया है, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, क्योंकि ये दोनों बाहिम्मत बहन भाई इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आज हमने इनको बुला लिया है और हमारे साथ मौजूद हैं अनीता और हमारे साथ मौजूद है आशिर। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं लेडीज़ फर्स्ट, अनीता से शुरू करते हैं। अनीता, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी बहुत खुश हूँ, खैरियत से हूँ। अनीता अपनी ज़रा, अच्छा एक तो आपने हाथ में क्या है वो आप दिखाएं ज़रा। ओके, जनाब अली, ये है वो थीसिस अनीता का। अच्छा, ये सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान सिंस 73 टिल 2016। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने टॉपिक, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अनीता अपनी स्टोरी ज़रा खुद बताएं हमें। जी मेरा ये आगाज़ एक पीएचडी का सफ़र बहुत अच्छा रहा। थोड़ी चैलेंजेस फेस आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बट ये है कि एट द एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी फैमिली को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, हमेशा मोटिवेट किया। और मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर समीना सईद, कोर्स सुपरवाइज़र डॉक्टर अजीज़ रहमान, बहुत सारे दीगर फ्रेंड्स और फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा भाई, जो हमेशा हर कदम पर मेरे साथ साथ रहा। तो इसमें थोड़े देखिए चैलेंजेस फेस तो आते ही हैं। आपकी जो जर्नी होती है वो इंटरेस्टिंग, आपके चैलेंजेस ही आपकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में आपकी कामयाबी आती है, खुशी आती है, तो वो फिर आप सारे चैलेंजेस को भूल जाते हैं। हाँ। तो फिर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही कि मैंने एक पीएचडी कर ली, डॉक्टर अनीता विल्सन बन गई हूँ। तो एक बड़ी अचीवमेंट है और बहुत खुश हूँ, सब भी बहुत खुश हैं। इस मुल्क के लोगों ने मुझे बहुत सराहा, सर आंखों में बिठाया, मेरी कामयाबी को मेरे साथ सेलिब्रेट किया है। ज़बरदस्त। जो आपने कहा ना कि चैलेंजेस ही आपकी ज़िंदगी को, आपके सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, ये एक ऐसी बात है जो कि हर किसी को समझनी चाहिए। आशिर भी हमारे साथ मौजूद है, मास्टर्स के आशिर। आपने, मैं चाहूँगी ज़रा आप अपने सफ़र के बारे में बताएं। जैसे अनीता ने तो कहा जी कि मेरे बैक हैंड पे मेरे भाई जो कि हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही? कौन साथ हमेशा मौजूद होता था, कौन सपोर्ट करता था? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और सुबह खैर सबको।
मेरी जर्नी भी, और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हमेशा साथ था, बट मैं उनके साथ तब जुड़ा जब मैंने कुछ मैंने भी कुछ अचीव कर लिया। जब आप 10th के बाद या 12th के बाद जब आप कुछ आपको होश आता है या कुछ, तो बट उससे पहले ये मेरी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मैं आई एम यंगर देन हर, सो मैं छोटा था तो इनके साथ उंगली पकड़ के स्कूल जाता था, तो डेफिनेटली तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी। और स्कूल में भी आई वाज सो नॉटी, और तो लोग कहते थे यार तुम्हारी सिस्टर इतनी डिसिप्लिन है तो उनसे सीखो ना। तो उनसे सीख के फिर जब मैंने भी अपने आप, जब मैं आफ्टर 10th और 12th, जब फिर मैंने यूनिवर्सिटी भी इनके बाद जाना शुरू किया। उन्होंने तब मास्टर्स कर लिया था, तो मैं इनके साथ ऐसे ही जाया करता था। मेरे 12th के बाद जब जाता था तो फादर कहते थे यार जाया करो यूनिवर्सिटी, देख कर आया करो, एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि तुमने भी आगे यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट करनी है। तो मैं जाता था यूनिवर्सिटी, और उसी जाने के बीच में पहले मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं डालना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाऊँ, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होता है, शायद वो सूट ज़्यादा मुझे करे। बट जब मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मैंने कहा यार यहाँ तो एक इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी इंक्लूजन, और आप हर तबके के लोगों को देखते हैं। और वहाँ से मैंने फ़ैसला किया कि नहीं जी मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी जाऊँगा। और फिर उसके बाद मैंने IR में मास्टर्स किया, और उसी मास्टर्स करने के दौरान जब मैंने देखा कि यार ठीक है हमारे भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी कुछ चैलेंजेस आपके होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि यार बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ हमारे कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कलेक्टिव हैं, हमारी यूथ के कलेक्टिव चैलेंजेस हैं। और उन चैलेंजेस को देखते हुए मैंने फिर काम करना शुरू किया। यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में मुझे ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से मैंने यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स को करना शुरू किया। सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का मुझे प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जाऊंगा, और डेवलपमेंट सेक्टर में जाकर मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है। और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, और मेरी प्रोफाइल उस वक्त कितनी अच्छी हो चुकी थी यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स करके, कि जब UNDP के अंदर उन्होंने दे हैव ओपन अ स्पेशल कोहोर्ट, एक्चुअली उन्होंने एक बैच स्टार्ट किया जिसमें दे हैव हायर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उसमें आई गॉट सिलेक्टेड एक्चुअली। तो उसमें जब आई गॉट सिलेक्टेड, और इट्स 1.5 years, मतलब हम जितना वाओ करें आपसे उतना कम है क्या, माशाल्लाह आपकी स्टोरी है। सो आई गेस कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ मेरे यूथ, और उसमें फ्रेंड्स मेरे बहुत साथ थे उसमें। आशिर ये आपके फ्रेंड्स और आपका सपोर्ट सिस्टम, इसलिए भी एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा कि हम ब्रेक लें, मगर मजबूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा इन बहन भाइयों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदा अगर आपसे कुछ सलाहियत लेता है तो आपको रिटर्न में इतना देता है कि आप दुनिया के लिए फ़ख्र का बायस बन जाते हैं। डॉक्टर अनीता विल्सन और उनके भाई जो हैं आशिर हमारे साथ मौजूद है। आशिर से तो हमने बहुत बातें कर ली हैं, और अनीता से जो हमने बहुत कम बातें की। अनीता, मैं आपसे बात करता हूँ। अनीता, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे जो वालिद हैं उनकी दिली ख्वाहिश है, और मुझे भी बहुत पसंद है कि मैं अपनी सोसाइटी में जो मैंने पढ़ा है, जो इल्म हासिल किया है, वो कंट्रीब्यूट करूं, अपना कंट्रीब्यूशन दूं इस मुल्क की खिदमत, मुल्क के लिए, मुल्क की सोसाइटी के लिए। तो मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ, मेरे फादर की भी यही ख्वाहिश है। बेसिकली मैंने एक बार ट्राई भी किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट वही कुछ इश्यूज़ आए, और हमारे यहाँ एक कोटा इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है, उस पर मैंने अपनी थीसिस में भी इसको हाईलाइट किया है कि ये एक चीज़ है जो इस पर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, इसको रेगुलराइज करना चाहिए। और अब हमारे यहाँ सिस्टम में चीज़ें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, तो आपको चाहिए कि ये गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ कि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए, क्योंकि हम भी इस मुल्क के सिटीज़न हैं। तो बिल्कुल जी, तो हमारे लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए, सब एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू बात होनी चाहिए हर चीज़ का। एक अनीता, आपने सिटीज़न की बात की ना, मैं ऐड करूँगी कि प्राउड सिटीज़न है आप, और आपका जितना कंट्रीब्यूट हमारे मुल्क की तरक्की में हो उतना ही कम है, बिकॉज आपने जितने एफर्ट्स के साथ, जितने चैलेंजेस के साथ ये हासिल किया है फैसल, ये आसान काम अच्छा अनीता, एक चीज़ में ज़रूर, आपने कोटा सिस्टम की बात की, जो आपने आपकी थीसिस का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने गालिबन ईयर 1960 तक से शुरू किया, आपने 2016 तक आप आएंगे ना। अच्छा, एक अगर आप मुझे बता सकें
कि शुरुआत में हमारे मुल्क में कैसा रवैया रहता था टुवर्ड्स आवर माइनॉरिटी ब्रदरन, और वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ आपने देखा, अगर आप अपनी थीसिस के थ्रू में बता सकें? जब देखें, जब कंट्री बनी तो सब चीज़ नई थी, सब कुछ नया था। आपकी माइनॉरिटीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें, और जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो माइनॉरिटीज़ को बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा था कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सब क्रिश्चियन जो भी हैं तो सब बराबर हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया टूवर्ड्स माइनॉरिटी। आफ्टर डैट कुछ इश्यूज़ आए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इश्यूज़ आए और बनते रहे और मार्शल लॉ आते रहे। बट जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको मैंने अप्रोच करते हुए अमेंडमेंट्स और सब चीज़ आपके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें माइनॉरिटीज़ को तमाम उनके राइट्स दिए गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हर जगह सिस्टम में थोड़ी स्लो प्रोसेस होता है, हर जगह मसले मसाइल होते हैं, बट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं। बस ये है कि ज़रूरत है उन पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए, वो मैंने रिकमेंडेशन दिए। और इस मुल्क में हमारी जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि उनको इन चीज़ों पर फोकस करें, इनको देखें कि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, आपके कोटा सिस्टम में फोर्स कन्वर्जन है या और भी दीगर इश्यूज़ हैं, तो उन पे बात होनी चाहिए, उनको उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में और बराबरी का एक सब चीज़ है, तो इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए बात, और बड़ा ज़रूरी है बात होना। आशिर, आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट प्लान्स क्या है, मज़ीद क्या क्या करना है? बहुत कुछ तो माशाल्लाह आप कर चुके हैं, आगे क्या करना है? मज़ीद यही है, मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आई वांट टू ग्रो फर्दर, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो आई वुड लाइक टू डेवलप। और सबसे ज़्यादा मुझे है कि मैं उन लोगों में से आई वुड लाइक टू बी माई सेल्फ उन तमाम लोगों में से जो इस मुल्क के डेवलपमेंट सेक्टर को जो है, या पब्लिक पॉलिसी सेक्टर को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बेहतर कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे अनीता ने और आपने भी बात की, और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, कोटा है या हमारा इस तरह होगी कि आपको जो है ना अपना पब्लिक पॉलिसी मेकिंग सेक्टर या पॉलिसी मेकिंग को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको एविडेंस के थ्रू उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो वो जो ब्रिंगिंग एविडेंस, डाटा और ये सारी चीज़ों को है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, और स्पेशली जो हमारी पब्लिक सर्विस है उसके लिए जो है ना, मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरत है। और मैं उन लोगों में से उन लोगों में से अपने आप कंसिडर करना चाहता हूँ जो इसके लिए काम कर सके, और स्पेशली उसका सबसे पहला स्टेप मैंने उठा लिया है, और आई वुड लाइक माई सेल्फ टू फर्दर बी स्ट्रेंथन इन दैट। वो है यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारा 64% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ बेस्ड है, और आप देखें कि जो भी कंट्री में ट्रांजिशन आए हैं, चाहे वो कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर और स्टफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग लोगों को, मतलब मुझे वहाँ के जो फाउंडर है ली क्वान, मैं उनको पढ़ रहा था, तो उनकी फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड उनकी किताब है, वो उनको पढ़, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ वो बैठे, उन्होंने कहा क्या करना है, कैसे ये मुल्क बेहतर हो सकता है, और कैसे ये सारी चीज़ें जो जराइम हैं या जो ड्रग्स वहाँ पे, कैसे, उन्होंने कहा इन सबको नौकरी दे दो, इन सबको एम्प्लॉयड कर दो। जब आप सबको एम्प्लॉयड कर देंगे तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और अब पब्लिक सर्विस को बेहतर करना होगा। तो आई गेस मैं अपने कदम को उसी डायरेक्शन में जो है बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त आशिर। अच्छा आशिर, यूथ की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बहन इनकी जो है बड़ी, वो यूथ को पढ़ाना चाहती है, लेक्चरर बनना चाहती हैं, और हम इन दोनों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया। यू आर द रीज़न कि हम मुल्क पे और हमें अपने इस मुल्क की बुनियादों पे फ़ख्र होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क का असासा हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, मुल्क की और असासों की बात करते हैं जिनकी हिम्मत बढ़ाना, जिनका ख्याल रखना जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत है, हीट वेव के दिन और आला हुकाम की लापरवाही है। लाहौर की सड़कों पर दूसरों को रास्ता दिखाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे। इस पर जहांगीर खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आग बरसाता सूरज, तपती सड़कें और जमीन की तपिश इतनी कि चंद लम्हे भी खड़ा रहना मुश्किल। ऐसे में ट्रैफिक का पहिया रवा रखने वालों के लिए ना साया और ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर। ट्रैफिक पुलिस है वो हीट ऑब्जर्व कर रही है,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्मी में ड्यूटी हम जा रहे हैं क्योंकि ये इस जॉब का इंतखाब भी हमने किया, हमने ही करनी है। कैबिन्स होने चाहिए, पानी का कूलर हो और साथ कोई ऐसी अवेलेबिलिटी हो जिससे रिलैक्सेशन हमें मिल जाए ड्यूटी के दौरान। डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस और सबसे बढ़कर गुर्दों के अमराज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर का दावा है कि लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स की एक बड़ी तादाद तेज़ी से इन बीमारियों में मुब्तला हो रही है। मिनरल वाटर वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तनख्वाह में, तो वो वहीं से कहीं पानी वानी लेके बोतल पास रखी होती है, थोड़ा सा पीते रहते हैं और उनका पेट भी ख़राब हो जाता है। उनको हेपेटाइटिस बी सी भी बहुत ज़्यादा है, जो हमने अपनी स्टडी में देखा। पानी की जो सप्लाई है वो पुलिस लाइन से भी 2 गाड़ियाँ हमने वो शुरू करवाई हैं, जो कि इनको दोनों डिवीजन्स में वो पानी साफ़ पानी जहाँ हम अपनी निगरानी में फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा पुलिस लाइन में लगा हुआ है वहाँ से उसको फिल करके तो भिजवाते हैं। हुक्काम की जानिब से धूप से बचने के लिए वार्डन्स में छतरियाँ तकसीम की गई, लेकिन ये सहूलत मौसमी हालात और सख्त ड्यूटियों के मुताबिक आटे में नमक के बराबर है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है जहांगीर खान ने। जहांगीर, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई। अच्छा, एसपी ट्रैफिक से अगर आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या कहते हैं कि फर्दर कोई इनके लिए प्लान्स तैयार किए गए हैं? बिकॉज लाहौर की गर्मी से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं उनमें तो पहले छतरियां तकसीम की गई थी, तकरीबन को 2000 के लगभग। वो छतरियां शाम का ट्रैफिक कंट्रोल करना जो है वो एक खुद से एक मुश्किल काम था, मुश्किल टास्क था कि एक हाथ से छतरी पकड़ी जाए और दूसरे हाथ से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ये नोटिस किया है और स्पेशल छतरियां जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के लिए मुतारिफ करवा दी गई हैं, जो इनके यूनिफॉर्म के साथ फिक्स होंगी और इनको हाथ में पकड़कर, छतरी हाथ में पकड़कर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम छतरियां जो है इनके यूनिफॉर्म का हिस्सा होंगी। मेन जो मॉडल रोड्स है वहाँ पर तैनात वार्डन्स में तमाम छतरियां तकसीम कर दी गई हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक वार्डन जो है उनके हाथ भी होंगे ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, बल्कि वो आसान महसूस करेंगे कि सड़क पर खड़े होने के दौरान जो है वो ट्रैफिक का निजाम रवा रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस को काम का ये कहना है कि सख्त गर्मी के दिन है, तो इसलिए ये छतरियां स्पेशल इन वार्डन्स के लिए तैयार करवाई गई हैं ताकि ये अपने फ़राइज़ जो है वो बखूबी अंजाम दे सकें। जी जहांगीर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने चाहिए और ये कितना कारगर है, हम बात करेंगे। एसपी ट्रैफिक सदर डिवीज़न आसिफ सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये बड़ा अहम मामला है। आपको लगता है कि सिर्फ ये एक छतरी वाले मामले से इनके मसाइल हल हो सकते हैं? सॉरी, वो मैं सुन नहीं सका सही। मैं आपसे फिर बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो छतरी वाला आइडिया है, क्या इससे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं इन ट्रैफिक वार्डन्स के जो कि 40-40 डिग्री में खड़े होते हैं? जी नहीं, ये हमारी एक कोशिश है कि हम ट्रैफिक वार्डन्स को साया प्रोवाइड करें और उनको जितना फैसिलिटेट कर सकें, वेलफेयर उनकी कर सकें। हम उनको छतरियाँ दे रहे हैं, उनको जिन्होंने रेगुलेशन करनी होती है हम उनको पानी की बॉटल्स दे रहे हैं जिन्होंने रेगुलेशन करनी होती है, और उनकी बॉटल्स भी उसको रीफ़िल करने का भी मैकेनिज़्म बनाया है। ये तो एक कोशिश है, चूँकि हमारा काम ही सड़क पर व्हील को चलाना है, तो हमें धूप और दीगर जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उससे गुजरना पड़ता है। कुछ हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। अच्छा आसिफ साहब, होता ये है कि अगर हम बैरून ममालिक से थोड़ा सा कंपेयर कर लें ना, तो वहाँ पर होता ये है कि जैसे मौसम तब्दील होता है तो उनकी यूनिफॉर्म में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, शूज़ में थोड़ी सी तब्दीली आती है, दीगर उनके स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाती है। क्या इस तरह का कोई मैकेनिज़्म हम देखेंगे इन फ्यूचर? क्योंकि ज़ाहिर है कि पंजाब की गर्मी तो ऐसी है कि आपको झुलसा देती है अगर आप खड़े हुए हो सड़क पे। तो जी, हमने आगे आने वाले दिनों में हमने टी शर्ट और हैट इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी समरी गई है कि आइंदा ये यूनिफॉर्म में टी शर्ट पहनेंगे, पोलो शर्ट, और पी कैप के साथ की जगह हैट पहनेंगे, जो कि इनके कंधों को और गर्दन को भी कवर करेगा। जितनी भी हम मेजर्स जिनके इनकी हेल्थ के बारे में हैं ले सकते हैं, वो हम ले रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये तो एक अभी बिल्कुल इनिशियल मामलात हो गए ना। जैसे कि मेरी को एंकर ने भी कहा कि बैरून ममालिक इस तरह का निज़ाम है कि जहाँ पे आदमी का काम कम होता जा रहा है और मशीनरी का काम ज़्यादा होता जा रहा है। कोई पॉलिसी मेकर से आपकी इस हवाले से बात हुई है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब दुबई ले लें, जहाँ पे इतना अमल दखल नहीं है,
तो कुछ उस ट्रैक पे हम जा सकते हैं या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? आई थिंक आसिफ साहब सुन नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, या हम उनसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा। जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद है, आपने रिपोर्ट भी बनाई है। अच्छा, ये तो चले एक ऐसा मेन इशू है जिसको जितना डिस्कस करें हम कम है। फर्दर क्या इश्यूज पेश आते हैं हमारे इन भाइयों को जो सड़क पे खड़े होते हैं, आवाम को रास्ता दिखा रहे होते हैं, बट अगेन वही कि इनके लिए बड़ी मुश्किल आता है। अभी हमने डिस्कस भी किया, इनकी सेहत के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। मैं कि ये हीट वेव के दिनों में और शदीद गर्मी के मौसम में ट्रैफिक वार्डन जो है या ट्रैफिक पुलिस जो है, इसको कहा जा सकता है कि ये इन दिनों में फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कि बराह रास्त हीट वेव को फेस करते हैं। और 46 डिग्री का टेम्परेचर और रोड पे इसका टेम्परेचर जो है मजीद 2 से 3 दर्जे बढ़ जाता है। ऐसे में लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो पानी और साफ पानी की दस्तियाबी है, क्योंकि UHF के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उनका ये कहना है कि हमारे पास इस हीट वेव के दौरान जो है वो 39 ट्रैफिक वार्डन जो लाए गए थे, जिनको डिहाइड्रेशन हुई, जिनको दूसरी मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ा। उनमें से 10% जो वार्डन थे, यानी 3 या 4, उनके किडनी जो है वो मुतासिर हुए थे। तो इनका ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन साफ पानी की फराहमी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ड्यूटी पॉइंट में मौजूद होते हैं, वहां से इनको जैसा भी पानी मिलता है वो लेकर मजबूरन अपनी बोतलों में रिफिल करके पीना पड़ता है। तो पानी की जो अदम फराहमी है या साफ पानी की अदम फराहमी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए, कि अगर इनको साफ पानी फराहम कर दिया जाए तो ये अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर ड्यूटी करने के साथ साथ इनकी सेहत जो है वो भी मुतासिर नहीं होगी। अब छतरियां तो इनमें तकसीम कर दी गई हैं, लेकिन साफ पानी की फराहमी जो है उस हवाले से जो हमारा एक सर्वे किया हमने वार्डन से बात की, तो उनमें से चंद का तो कहना था कि साफ पानी की फराहमी उनको मिल जाती है, पानी इनको मिल जाता है, गाड़ियां आती हैं, रिफिल कर जाती हैं। लेकिन बेशतर वार्डन ऐसे थे जिनका ये कहना था कि पानी जहां से उनको मिलता है मजबूरन उनको अपने ड्यूटी पॉइंट के करीबी जगह से जाकर भरना पड़ता है। वो जैसा भी हो, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, लो क्वालिटी का पानी भी उनको पी कर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो इनका इशू है वो तो एक साफ पानी की फराहमी है। और दूसरा जो बड़ा है कि शिफ्ट में इनको डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अब वार्डन की तादाद जो है वो पिछले 14-15 साल में 50% कम हुई है। यानी 4000 वार्डन जो है उन्होंने ये पोस्ट ज्वाइन की थी 2006 में। आज इनकी तादाद जो है वो 2400 या 2300 तक रह गई। उनमें से भी 2200 लोग जो है वो फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि लाहौर की व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो 60 क्लास व्हीकल्स हैं। यानी जहांगीर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था जो आपने बता दिया कि वर्क फोर्स जो थी वो वर्क फोर्स कम हो गई है। मैं तो आपसे ये पूछने के मूड में था कि इनकी अगर वर्क फोर्स इतनी है तो इनके ड्यूटी आवर्स अगर कम कर दिए जाएं दिन के औकात में, अगर रोटेशन पे डाल दिया जाए, तो यही चीज़ मैं अगर आसिफ साहब के पास लेके जाऊं। आसिफ साहब, एक तो इनका सबसे बड़ा इशू है साफ पानी। कुछ वार्डन्स ने इसी भी शिकायत की है, और जो अब डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको मसला इनको ये आ रहा है कि इनके किडनी पे अफेक्ट होता जा रहा है, तो इसकी भी फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। जी डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम लाइन से हमारी 2 वाटर ब्राउज़र्स जो हैं वो साफ़ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से भर के लेकर निकलते हैं, और वो फील्ड में सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं उनको देते हैं, वो अपने कूलर में भरते हैं और वो फील्ड में खड़े अपने ट्रैफिक वार्डन्स को वो रिफ़िल करते हैं। वो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट मनामा पुलिस लाइन से भर के आता है। जो कहीं मिस हो जाते हैं वो भी कुर्बो जवार में शहर है, अर्बनाइजेशन है, वहाँ से वो पानी ले लेते हैं। लेकिन हमें 8 घंटे की ड्यूटी हम इनसे ले रहे हैं। 8 घंटे में भी इनको हम आधे घंटे से ज़्यादा रेगुलेशन के लिए पाबंद नहीं करते। आधे घंटे बाद ये दूसरा बंदा उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन आसिफ साहब, ये वर्क फोर्स की भी बात हो रही थी, हमारे रिपोर्टर ने भी हमें बताया कि तो कम हो गई, बल्कि हमें तो लग रहा था कि शायद लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे होंगे। इट्स वेरी अलार्मिंग कि इतनी ज़्यादा होने के बाद अब ये कमी की तरफ जा रही है, तो ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। इसको आप लोग कैसे कवर करेंगे? जी ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये हमारा बड़ा दरीना मसला है कि देखें, लाहौर की 1 करोड़ 50 लाख की आबादी है और हमारे जो हैं वो 3200 वार्डन हैं। इनमें से 4200 वार्डन जो हैं वो थे सेंक्शन, और हमारी डेफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 1000 की है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा हुआ है कि 1900 गाड़ियों को एक वार्डन जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये बहुत कम रेशो है, हमारा स्टाफ बढ़ाया जाए। इस
समरी में आगे अप्रूवल के लिए गई हुई है। देखें इनमें क्या आगे डेवलपमेंट होती है। सही। अच्छा आसिफ साहब, जिस समरी की आप बात करें, मैं ये चाहूँगी क्योंकि हमने देखा है कि समरियाँ जाती हैं, बात होती है, लेकिन अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ पर ना हमारे ट्रैफिक वार्डन जो भाई हैं उनका भी सवाल है, उनकी सेहत का। जो आवाम गाड़ी चला रही है, बाइक चला रही है, उस आवाम की बेहतरी का भी सवाल है। तो अगर हम इसको जितनी जल्दी हल करें, उनकी सेहत भी और आवाम की बेहतरी भी उतना ही अच्छा होगा। आपको भी यही लगता है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। हम तो खुद शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ का शिकार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन पॉइंट्स जो कि अब लाहौर का डायमीटर देखें तो इनका 1772 जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको हम रन कर रहे हैं अपने 3200 समथिंग वार्डन से। और ये 6.7 मिलियन जो है ये गाड़ियाँ हैं। तो हमारी समरी जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो फिर ये इनकी तादाद बढ़ने में अभी खुशी की खबर ये है कि वार्डन्स की जो सीट्स जो हैं उसको थोड़ा एबॉलिश करके तो ट्रैफिक असिस्टेंट्स जो हैं जो रेगुलेट में मेजर किरदार अदा करते हैं रेगुलेशन में, वो उसकी अप्रूवल आ गई है। वो सून वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भर्ती शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया। आसिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ जहांगीर ने भी हमें इस मामले से अपडेट तो किया। देखें गर्मी इतनी है। अच्छा गर्मी है तो फिर क्या दिल क्या करता है? दिल करता मेरा है दिल करता है लस्सी पीने का। लस्सी का। अच्छा, और उस लस्सी में अगर बादाम हो तो अल्लाह मजा। और अगर उस लस्सी में जो है वो खोया भी हो, बहुत मजा है। और उस लस्सी में बर्फ भी हो, ऐसा दुबाला हो जाए। क़याम पाकिस्तान से कायम हैदराबाद की मशहूर निशात लस्सी पर लोगों का एक रश लगा रहता है। इस लस्सी में क्या खास? अच्छा, जो खासियत थी वो तो बता दी फैसल ने। हाँ, और भी है भाई, और भी खासियत है। इम्तियाज अली बताएंगे अपने रिपोर्ट में। तो फैसल की खासियत अलग, यानी जो बताई फैसल ने खासियत वो अलग, जो इम्तियाज अली बता रहे हैं वो खासियत भी सुन लेते हैं। अच्छा, आग बरसाता सूरज, गर्मी की शिद्दत, हैदराबाद के शहरी इसका मुकाबला करते हैं ठंडी ठार लस्सी से। निशात चौक की लस्सी जो न सिर्फ गर्मी खत्म करती है बल्कि भरपूर जायके से भी लुत्फअंदोज कराती है। इंडिया से हम आए जब से ये दुकान मौजूद है, हमारे बड़ों की दुकान थी ये, अल्लाह ताला ने ये कामयाब करी। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, कराची, नवाबशाह, पूरे सिंध से आते हैं। दूध, दही, मावा, बादाम, पिस्ता, खोया मिलाकर लस्सी को जायकेदार बनाया जाता है। यही वजह है कि गर्मी में लस्सी की दुकान पर रश बढ़ जाता है। ये गर्मी का तोड़ है, माशाल्लाह बेहतरीन लस्सी है। हैदराबाद के अंदर तकरीबन 5 साल से इधर हम पीने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की लस्सी पीकर उन्हें ठंडक का एहसास होता है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। अच्छा, वैसे देख के बड़ा मजे की लग रही है। हम भी जाएंगे हैदराबाद, पियेंगे लस्सी। जरा आगे बढ़ते हैं। बीजेपी तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। सुमैरा खान से मज़ीद बात करते हैं। जी सुमैरा, बताइए। जी बिल्कुल, इंडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया और शदीद अल्फाज में उनके रूलिंग पार्टी के दोनों स्पोक्स पर्सन के बयान की मजम्मत भी की गई और उनको एहतजाजी मरासला भी दिया गया और ये भी कहा गया कि इसको भारतीय हुकूमत के ही बयानात समझा गया है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से ऐसी बातें दुनिया में किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है और आइंदा भी इन तमाम तर बयानात की मजम्मत की जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि अगर भारतीय हुकूमत अपने इन तमाम तर अल्फाज को देखे और अपने तमाम तर रहनुमाओं को भी इस चीज़ से मना करे कि वो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने से बाज रहें। इससे पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे ममालिक के एहतजाज का भी हवाला दिया और याद रहे कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ारत ख़ारिजा और पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर आला रहनुमाओं ने इन तमाम तर बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बहुत शुक्रिया सुमैरा, आप अपडेट कर रही थी। जो सबसे अहम बात है इस मुरासले में वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से दबाव डाला गया है इस चीज़ पे कि इस बयान को, इन गुस्ताखाना बयानात को उस वक्त तक भारतीय हुकूमत का ही बयान समझा जाएगा जब तक माफ़ी नहीं आती। आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। पार्क व्यू सिटी का बरतानिया के शहर ल्यूटन में पहला प्रॉपर्टी रोड शो मुनाकिद हुआ, जिसमें पार्क व्यू सिटी की मार्केटिंग और सेल्स टीम ने शुरा को महफूज इन्वेस्टमेंट के बारे में आगाह किया। नवीद चौधरी ल्यूटन से रिपोर्ट करेंगे। पार्क व्यू सिटी ने बरतानिया के बड़े शहरों का रुख कर लिया। पहला रोड शो लुटन में मुनक्किद हुआ। 5 स्टार होटल में नुमाइश का इनेकाद भी किया जाएगा। जो हमारा मकसद है इन्वेस्ट इन पाकिस्तान विद पार्क व्यू सिटी। जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज ये प्रोग्राम किया है, जिसका मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जिनका सरमाया पाकिस्तान में ऑलरेडी है उनको हम अर्ज करते हैं कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान को हमारी इन्वेस्टमेंट की बड़ी ज़रूरत है। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो आपकी होती है वो होती है आपकी लोकेशन। पार्क व्यू की जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद प्रोजेक्ट की हो या चाहे लाहौर प्रोजेक्ट की हो, वो लोकेशन बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी रोड शो का पहला प्रोग्राम लुटन में कामयाबी से मुनक्किद हुआ, जिसमें मकामी कम्युनिटी के सरकर्दा और कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त इवेंट गया है, हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा गया इवेंट। तो प्लीज़ 11-12 जून को हमारा एक्सपो हो रहा है सिटी पवेलियन लंदन, अपनी फैमिली को लेके आएँ। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद बाजवा ने कहा, देखिए जी, पार्क व्यू सिटी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। हम लोग लाहौर में, हम लोग इस्लामाबाद में, हम दूसरे शहरों में भी लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग पोर्चुगल में लॉन्च कर चुके हैं। बरतानिया भर के बिजनेस टाइकून ने पार्क व्यू के प्रॉपर्टी रोड शो को खूब सराहा और गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। पार्क व्यू सिटी टीम ने ओवरसीज कम्युनिटी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी और कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज होगी। नवीद चौधरी, समा, लंदन। एक ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो एक बार फिर शहर कराची का वही रोना रोएंगे जो हर शहरी रो रहा है, किसी की जान माल महफूज नहीं। एक ब्रेक के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज का इलेक्शन कालादम करार देने के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस शुजात अली ने तमाम दरख्वास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। वफाकी वजीर शरी रहमान की बीजेपी रहनुमा की तौहीनामेज़ बयान की मजम्मत। कहा, मोदी हुकूमत हसास मजहबी मामलात पर नफरत फैला रही है। भारतीय इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। मोदी सरकार को दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। और बूरेवाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। लक्कड़ मंडी में गोदाम से घी ऑयल के 56,000 पैकेट और चीनी की 900 बोरियां बरामद। गोदाम सील कर दिया गया। एक बार फिर शो में आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ इतना अच्छा नहीं आपको बताने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस कराची गुज़िश्ता रोज़ डकैती का वाक़या पेश जब आया था उसके दौरान गोली मार दी गई थी और 22 साला ये सुफियान था जो कि अब वेंटिलेटर पे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है। और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए हैं। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। ये है कराची का वो देरीना मसला जो सर उठाए हुए है और इस इफरीत का सर कुचलने वाला कोई नज़र नहीं आता। मैं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हम तो इसको जितना कंडेम करें, हम ये भी कहें कि जी दीदा दलेरी देखें कि उसने सीधा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी, और हम हो सकता है देखने वाले ये भी कहें कि इन नौजवानों को क्या ज़रूरत थी भाई आगे बढ़ने की। प्रॉब्लम ये कि कब तक झुक झुक के, कब तक घुट घुट के और कब तक इस तरह जिएंगे। अच्छा फैसल, देखिए हम अपने घर के बाहर खड़े हैं और सेकेंड चीज़ ये कि हमारे मुआशरे में क्या चीज़ ये हो रही है भाई कि डाकू इस तरह दीदा दलेरी के साथ काम कर रहे हैं कि ना नकाब है ना कवर है और फिर भी 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं, मजीद अपडेट ले लेते हैं। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज प्लीज़ बताएगा मजीद इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। और देखिए, गुज़िश्ता रोज ही पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि रात भर उनकी जानिब से छापे वगैरह लगाए गए हैं और 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। और पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा था कि लोकेटर की मदद से इन तमाम अफराद को सर्च किया गया था। तो लेकिन जब हमारी कल उनके वालिद से बात हुई सुफियान की, तो उनका कहना था कि ये वो नौजवान नहीं है जिन्होंने उनके बेटे के ऊपर फायरिंग की थी। तो सूरत हाल ये है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम जो रोज ब रोज बढ़ रहा है
और पुलिस की जानिब से सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। और हफ्ते के रोज भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जब कोरंगी में एक नौजवान को डाकुओं की जानिब से फायरिंग करके कत्ल किया गया था। तो सूरत हाल खासी अबतर होती जा रही है, पुलिस की जानिब से दावे जो किए जाते हैं लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। अच्छा शाहनवाज, आप कह रहे हैं खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, यकीनन अदादो शुमार भी आपके पास होंगे। डिफेंस जैसा महफूज इलाका जिसे लोग कहते हैं कि भाई डिफेंस है, डीएचए है, बड़ा हाई प्रोफाइल है, सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पे अच्छा होगा, कैमराज यहाँ पे लगे होंगे, वहाँ पर अगर ऐसे वाक़यात आ रहे हैं तो कराची के दीगर इलाकों में तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर बिल्कुल पोस्ट इलाका कहलाता है ये, लेकिन डिफेंस के अंदर एक जो अहम मसला है वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर जो फुटेजेस आती हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन नहीं होती, तो मुल्जिमान को पहचानने में खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और पुलिस की जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि जो डिफेंस जो साउथ के जो रिहायशी लोग हैं वो पुलिस के साथ कॉपरेट नहीं करते और फुटेजेस उनको फराहम नहीं करते। लेकिन ये बेसिकली जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी ये तो शाहनवाज सेकेंडरी बात हो गई फुटेजेस फराहम करना। प्राइमरी बात यह है कि ऐसे एरिया में खुलेआम असलहा लेके दो लोग कैसे घूम सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। हम इस पर बात करेंगे। साबिक आईजी अख्तर गोरशानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। एक और वाकया कराची का, एक और बच्चा जिसके लिए अब 48 घंटे से भी कम का अहम वक्त रह गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि दो बंदे हैं, अभी ये आप जाएं सड़कों पे, आपको कहीं भी दो लोग अगर बगैर हेलमेट के हो तो उनको सबसे पहले जगह जगह रोका जाएगा। फिर इस तरीके से तो ये असला लेके घूम कैसे लेते हैं भाई? जी अख्तर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है जी अभी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, ये मेरे को एंकर ने सवाल किया था कि ये पॉसिबिलिटी कैसे है कि आप इस तरह के एरियाज में खुलेआम असलहा लेके घूम रहे हैं। कराची के जवान जा रहे हैं, माँ बाप के बच्चे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हमें नजर आ रहे हैं, कब सही होगा? देखिए जी, मैं एक डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो डेफिनेटली पुलिस को होती है कि का समंदर है। कोई भी शख्स अगर वो आके कहीं पिस्टल जेब में लेके जा रहा है तो ये तो यकीनन मुश्किल जरूर हो जाता है कि आप हर एक बंदे को चेक कर सकें कि किसके पास असला है, नाजायज असला है, पिस्टल है या कोई चीज़ है या नहीं। अलबत्ता अगर वक्तन फवक्तन क्रैक डाउन होते रहें, इस नाजायज असला के खिलाफ छापे लगते रहें, डिफरेंट इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती रहें, तो उससे ज़रूर जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं वो डिस्करेज भी होते हैं, पकड़े जाने के खौफ से फिर थोड़ा वो मतलब अंडरग्राउंड भी रहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप देखें, जो सबसे बड़ी खौफनाक बात ये है कि आजकल इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास के होने के बावजूद मतलब इस तरह की कार्रवाइयाँ धड़ल्ले से हो रही हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आजकल तो साइंटिफिक एड्स भी बहुत पुलिस को मिल रही हैं, तो सीसीटीवी कैमरास हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ये इस तरह की कार्रवाइयाँ रैम्पेंट हैं और क्रिमिनल जो हैं वो हर आए दूसरे चौथे दिन इस तरह का कोई संगीन वारदात कर देते हैं, तो ज़रूर पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। और हमें थानों के अंदर अपने इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने खुद भी कहा अख्तर साहब, अब तो साइंटिफिक आपने एक बात की सीसीटीवी फुटेजेस की, जियो फेंसिंग और इस तरह की बहुत सारी एड्स हैं कि जो अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद करती हैं। इसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं हो रही तो क्या हम सवाल उठा सकते हैं कि विल नहीं है? जी एक तो मेरा ख्याल है टॉप लेवल पे थोड़ा सा टॉप गियर लगाना पड़ेगा इस हालात की सेंसिटिविटी को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए। खाली वारदात के बाद एक मजम्मती बयान जारी कर देना या एक दो मीटिंग्स बुला लेना, एक तफ्तीशी टीम बना देना, तो इससे मकसद हल नहीं होगा। इसमें अब पर्सनली जान मारने वाली की ज़रूरत है। आई होप गुलाम नबी मेमन साहब अच्छे अफसर हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ा सा इसमें
पर्सनली इन्वॉल्व होने की जरूरत है, उनको होना पड़ेगा इसमें। अच्छा गोरशानी साहब, आप साबिक आईजी रह चुके हैं, आपकी चीज़ों पे कमांड भी है, आपने बड़ा करीब से मॉनिटर किया है, आपको क्या लगता है बैरियर कहाँ पर है? देखिए जी, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक तो हमारे यहाँ अगर ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं हमारे एसएचओज के, नॉर्मली मैंने देखा है कि एसएचओज टेन्योर पूरा नहीं कर सकते, बहुत जल्दी जल्दी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अभी एक बंदे को एक जगह चुन के लगाएं, आप जो देखें सूटेबल है तो उसको लगा के थोड़ा सा मौका दें उसको, ताकि वो हालात और एरिया को समझ के तो अपनी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तरतीब दे। और दूसरा मैं समझता हूँ फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम की। बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट हैं, मेरे ख्याल है पूरे कराची की अगर मैपिंग की जाए तो ये 1000 से कम ही होंगे इस तरह के नोटोरियस लोग जिनकी एक्टिविटीज पे नजर रखने की जरूरत है। तो हमारे पास पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, सीटीडी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रेंजर्स का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और दूसरी मतलब आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी पुलिस को हेल्प करती रहती हैं। तो मेरा मेमन साहब को यही मशवरा होगा कि इस तरह के नोटोरियस लोगों को की मैपिंग करा के तो उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए, ताकि जहां कहीं भी ये इस तरह की मैपिंग उनके लिए मेरा ख्याल है क्राइम को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा अख्तर साहब, दीगर सूबों के भी बड़े शहर हैं, लाहौर, पेशावर, वहाँ पे इस तरीके के इतने ज़्यादा वाक़यात हम नहीं देखते। गो के आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं जी कराची की इतनी आबादी है कि लाहौर और उसकी नहीं है, बट स्टिल जब दीगर शहरों में इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे तो हमारे यहाँ ही क्यों? देखिए, कराची और दूसरे बड़े शहरों की डायनामिक्स में फ़र्क है। कराची एक मल्टी एथनिक एक मेट्रोपॉलिटन पॉइंट है, जहाँ पे आप देखें पाकिस्तान के किसी भी कोने से आपको यहाँ उनकी मौजूदगी आपको मिलेगी। लाहौर में ऐसा नहीं है और पेशावर में भी ऐसा नहीं है। अगर वहाँ हैं मतलब पश्तून्स हैं या पख्तूनख्वा के लोग हैं तो वो ऑलमोस्ट उसी एरिया, यहाँ तो आपको हर सूबे से, हर पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग मिलेंगे। अच्छा, फिर उनका ये होता है कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत दफ़ा वारदात के ताने बाने कराचीइट्स की बजाय कभी इंटीरियर सिंध, कभी केपी, कभी पंजाब, कभी बलूचिस्तान के लोगों क्रिमिनल से जाके मिलते हैं। यहाँ से जो आपने देखा होगा व्हीकल स्नैचिंग या व्हीकल थेफ्ट है, वो आमतौर पे बलूचिस्तान की तरफ या इंटीरियर सिंध की तरफ उसके ताने बाने जाते हैं। फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम किसी ज़माने में होती थी तो वो भी ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में होती थी। जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें आपने देखा होगा पंजाब और अपर पंजाब और केपी के आमतौर पे कुछ क्रिमिनल ज़्यादा यहाँ पे सरगर्म थे। तो मैं समझता हूँ ये डायनामिक्स में फर्क है। हर बड़े शहर की तरह कराची का वो पैटर्न नहीं है जिस तरह दूसरे बड़े शहरों का। लेकिन गोरशानी साहब, अगर पैटर्न नहीं है तो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। खुदा न खास्ता मज़ीद कुछ हमें सामना करना पड़े उससे पहले हमें सख्त स्टेप्स ले लेने चाहिए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू वही बात कि भाई जब आप देख रहे हैं कि मामला इस नहज में पहुंच गए फैसल, तो फिर अपना मॉनिटरिंग का निज़ाम, अपना चेक एंड बैलेंस आप उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब आपको पता है कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो फिर इस सिटी के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग दाद। बहुत अच्छी बात अख्तर गोरशानी साहब कह के गए कि जो तबादले होते हैं वो इतनी जल्दी हो जाते हैं कि अगर एक अफसर यहाँ आया है, अभी जिसको कहते हैं ना कि उसकी जो स्याही भी नहीं सूखती कि उसके तबादले का परवाना आ जाता है। शहर कराची के साथ ये खिलवाड़, ये मजाक बंद होना चाहिए। बिग ब्रेक ले रहे हैं? बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ खेल के मैदान से खबरें देंगे आपको, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर ये कि स्पेनिश स्टार राफेल नडाल 14वीं मरतबा फ्रेंच
और अब आपको बताएं कि शाहीन वेस्ट इंडीज से टकराने के लिए कर रहे हैं सख्त मेहनत, क्योंकि 8 जून से मुल्तान में शुरू होने वाले पहले डे एंड नाइट ओडीआई पर सबकी नजरें जमी हुई और हैं। बहुत ज्यादा गर्मी होगी जनाब। बज़ाहिर ग्रीन शर्ट्स ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रही है। साथ ही मुल्तान का सख्त मौसम भी मुखालिफ टीम के लिए सख्त इम्तिहान साबित हो सकता है। कैरेबियंस को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और कौन सा खिलाड़ी तुर्क का पत्ता साबित होगा, और हमारी टीम को किन किन खामियों को दूर करने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर ने। अदील, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए हैं। वेल, पहले ये बताएगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब हम मैदान में उतरें। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको मुकाबला यहाँ पे सिर्फ वेस्ट इंडीज से नहीं करना बल्कि मौसम के साथ करना है। पाकिस्तान से बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के लिए होगा इस मौसम में अपने आप को एडजस्ट करना, बिकॉज पाकिस्तान के तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि ऐसे मौसम में, ऐसी कंडीशंस में क्रिकेट खेलते रहते हैं। However, not the international, because इस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन वगैरह कुछ नहीं चलता, तो जनरली इस टाइम में क्रिकेट पे ब्रेक लिया जाता है। वेस्ट इंडीज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ये भी याद रहे कि वेस्ट इंडीज अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ, इनके 3-4 टीम के जो मेन टॉप प्लेयर्स हैं, जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान एक बार फिर से नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से वेस्ट इंडीज अपनी एक निस्बतन कमजोर टीम यहाँ पर भेज रहा है। उसका मतलब ये हुआ that the opportunity is there with Pakistan to go all out. I mean, there is absolutely no chance. कल मैं श्रीलंका के साथ पाकिस्तान विमेन टीम का मैच देख रहा था और देखते हुए ये ऐसा लग रहा था कि ये बस पाकिस्तान टीम बस ये मैच निकालना चाह रही है। No, we cannot afford that. Because ये बात याद रखिए, ये वर्ल्ड कप क्रिकेट लीग का, ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग का हिस्सा है ये सीरीज। पाकिस्तान हैज टू विन ऑल द 3 मैचेस अपनी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए। सो दे हैव टू प्ले अग्रेसिव, व्हाटएवर इज द वेदर, व्हाटएवर। आई एम श्योर पीसीबी ने कॉन्फिडेंस में लिया होगा अपने प्लेयर्स को इसके हवाले से। सो दे नीड टू गो ऑल आउट एंड विन दिस 3-0. एनीथिंग लेस देन दैट वुड बी अ डिफीट फॉर पाकिस्तान। अदील भाई, ये से मैं पूछना चाह रहा था कि हमने T20 में तो बहुत अच्छा अडेप्ट किया है जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, लेकिन ODI फॉर्मेट में डू यू थिंक कि हम अभी तक अडेप्ट कर पाए हैं उस सिचुएशन में कि जहां टीम 400 रन बना रही हैं और हम अब आई थिंक हम अभी भी वही 99 ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ, देखिए, इसकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रीजन जो यहाँ पर आती है वो ये आती है कि हमने T20 खेली भी बहुत है। पाकिस्तान की अगर आप पिछले कुछ अरसे में ODI मैचेस की तादाद भी निकालेंगे तो आपको ये देख के अंदाजा होगा कि दैट वी आर नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ ODI क्रिकेट। हम थोड़ी बहुत टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेन फोकस नजर आ रहा है आपको वो T20 में नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स PSL इज देयर। इसके अलावा दुनिया भर की लीग्स पाकिस्तानी खिलाड़ी, अब तो पीसीबी ने थोड़ा बहुत मामला तो कंट्रोल कर लिया है, वरना जहां भी लीग होती थी वहां पे आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे होते थे। तो शायद आप कह सकते हैं कि हमने कुछ हद तक T20 में अपने आप को किया, लेकिन ODI कम खेला है पाकिस्तान। शायद इसकी ये भी वजह है, और स्पेशली वो जो पोस्ट मिसबा, पोस्ट सरफराज जो ईरा ODI का था पाकिस्तान में, वो जो बाबर आजम वाला जो टाइम था, दैट वी मे से दैट अ स्लाइटली मोर अग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलने की कम से कम कोशिश की है कुछ अरसे में, उसमें अभी हमें अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। दिस सीरीज कुड बी अ गुड स्टार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि पाकिस्तान भी वो 400 रन पर मैच वाली या पर इनिंग वाली क्रिकेट खेल सकता है। होपफुली। चले, इस पे तो हम आगे चल के भी बात करेंगे और कल भी इस पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा अगर क्रिकेट से मैं फोकस शिफ्ट करना चाह रहा था अदील भाई हॉकी पे। हॉकी में हमने एक तो देखा कि अभी एशिया कप में हमने गो के इंडिया को टफ टाइम दिया। अभी जो इस वक्त वो जो सुपर 5 लीग चल रही है उसमें भी हमने 2-2 ड्रॉ किया है। गो के बड़ा ज्यादा उस पर क्रिटिसाइज हो रहा है उस फॉर्मेट पे। हाउ डू यू सी द न्यू फॉर्मेट ऑफ द हॉकी एंड पाकिस्तानी टीम प्लेइंग? अच्छा, मैंने ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहली दफा जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हुआ था उसमें मैंने ये 5-a-साइड हॉकी देखी है। हाँ, मैंने भी। एंड मे बी मुझे आप ट्रेडिशनलिस्ट समझे या क्या समझे, मुझे बड़ा ब्रूटल फॉर्मेट लगा। मीन इट्स वेरी फास्ट। और पहले तो ये कि मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि हमारे खिलाड़ी उसमें थोड़ा बहुत मुझे अडेप्ट करते हुए नजर आए, बट इट्स अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट। और उसमें खिलाड़ियों की इंजरीज की बात हो, जिस तरह हॉकियां घूम रही थी 360 डिग्रीज पे, पूरी हॉकियां घुमा रहे थे। देयर इज नो ऑफ साइड, वेरी फ्यू फाउल्स जो नॉर्मल हॉकी में होते हैं।
ये बड़ा डेंजरस सा मुझे स्पोर्ट लगा, और मुझे ऐसा लगता है दैट खिलाड़ी दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू प्ले दिस सॉर्ट ऑफ अ गेम। आई मीन मुझे थोड़ा बहुत लक्रोस वाली, एक लक्रोस जो कनाडा में और यूएस में बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है, उसकी मुझे कुछ फीलिंग्स सी आ रही थी लुकिंग एट द स्पोर्ट एट द पेस, और हॉकी से हॉकी टकराना एंड ऑल। बट हमारे खिलाड़ी, अब वो जो FIH ने रूल्स बनाए उसमें प्रॉपर कवर खिलाड़ियों को नहीं किया हुआ। दे शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, दे शुड बी वेयरिंग शिन गार्ड्स, आर्म गार्ड्स, व्हाटएवर। दिस मे स्लो डाउन द स्पोर्ट अ बिट, लेकिन आई थिंक जो खिलाड़ियों की सेफ्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी फास्ट फॉर्मेट, और अगर आपने ये फॉर्मेट, अगर ये टूर्नामेंट फॉलो किया हो, तो पाकिस्तान कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स बिकॉज वी लॉस्ट टू स्विट्जरलैंड। आई मीन इंडिया से हमने ड्रॉ किया, पोलैंड को हमने हराया, मलेशिया से हमने ड्रॉ किया, वी लॉस्ट टू स्विट्जरलैंड 5-2। इसका मतलब ये कि स्विस जो है, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी लोजान में स्विट्जरलैंड में ही हो रहा है, स्विस हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ वेल इनटू दिस फॉर्मेट। पाकिस्तान इंडिया को देखने से अंदाजा हो रहा था, इवन दो इंडिया। अच्छा अदील भाई, हम अडेप्ट करें ना करें, लेकिन हमारी हॉकी जो है वो ऐसी हो चुकी, जीत गए तो अल्लाह का शुक्र, और हार गए तो फिर अल्लाह तेरा ही आसरा, तू ही सब्र दे हमें। बहुत शुक्र, अगली दफा के लिए दुआएं मांग लेते कि हाँ, ऐसा ही हॉकी ने हमें साबिर बना दिया है। जीत गए तो भाई अल्लाह का शुक्र, हार गए तो सब्र ही सब्र। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। लस्सी पीते रहिएगा।